नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राज्य में स्कूल खोलने की गाइडलाइंस जारी की गई है। स्कूल खोलने से पहले स्कूलों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। हर स्कूल में नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। अधिकारी का काम गाइडलाइंस फॉलो कराना होगा। सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग के लिए स्कूल में व्यवस्था की जाएगी। सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग के बाद होगी स्कूल में एंट्री। स्कूल के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां प्रशासन की अब जारी है। आपको बता दें कि तमाम गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत अब उत्तराखंड के स्कूल खोले जाएंगे। उत्तराखंड से जुड़ी है बड़ी खबर। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्य में स्कूल खोलने की गाइडलाइंस जारी की गई है। स्कूल खोलने से पहले स्कूलों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। हर स्कूल में नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि अधिकारी का काम गाइडलाइन फॉलो कराना होगा। वहीं सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही स्कूल में स्टूडेंट्स की एंट्री होगी। स्कूल के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो स्कूल में आएंगे उनकी स्कूल के गेट पर थर्मल स्कैनिंग होगी और इसी के साथ सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा, जिसके बाद वो स्कूल में प्रवेश करेंगे। स्कूल में कक्षा में बैठने के लिए व्यवस्था भी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन भी किया जाएगा। नरेश तोमर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नरेश, उत्तराखंड के स्कूल खोलने को लेकर अब आदेश दे दिया गया है और इसको लेकर तैयारी अभी प्रशासन की जारी है। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से अब कोविड से जो है देश में जैसे जैसे मामले अब कम होते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है सरकार जो है अब स्कूलों को खोलने की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। हालांकि जो है कोविड के चलते अब स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो बच्चों से पालन कराया जाएगा। वहीं जो स्कूल के गेट पर जो सिक्योरिटी को टैच किया जाएगा, जिससे सैनिटाइजर का काम लगातार किया जाएगा। इसके साथ ही जो वहाँ पर जो टीचर मौजूद होंगे उनका कोविड टेस्ट होगा। उसके बाद ही जो है रिपोर्ट आने के बाद जो है उनको वो पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार कोविड में गिरावट आ रही है, तो एक बड़ा अहम कदम माने जा रहा है सरकार द्वारा, क्योंकि स्कूल काफी दिनों से बंद थे। जिस तरह से होने का स्कूल खुल जाएंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो है जनजीवन अपनी पटरी पर लौटता हुआ भी नजर आएगा। जी नरेश, खासतौर पर पहाड़ों पर नेट की व्यवस्था नहीं थी और इसी वजह से जो डिजिटल माध्यम से स्टूडेंट्स की पढ़ाई की जा रही थी, उनको पढ़ाया जा रहा था, वो कई बच्चे नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में अभिभावक भी परेशान थे। स्कूल खोलने को लेकर अब ये फैसला लिया गया है कि स्कूल जल्द ही खोले जाएंगे। इसको लेकर अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? बिल्कुल उत्तराखंड जो है वैसे भी जिस तरह से नेट की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका डेवलपमेंट नहीं है। और ये अगर कहा जाए तो एंड्रॉइड फोन भी जो लोग नहीं थे जिनके पास, और काफी जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उनको भी निश्चित रूप से इसमें फायदा मिलेगा। क्योंकि शिक्षा लगातार हर बच्चे को जरूरी है, लेकिन जिस तरह से शिक्षित बच्चे नहीं हो पाते, पूरा पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन अब स्कूल खुलने से जहाँ अभिभावकों में हर्ष है, वहीं साफ तौर पर देखा जाए तो अब पढ़ाई में जिस तरह से जो बच्चे हैं अब वो किस तरह से पहुंचेंगे स्कूल और किस तरह से अभिभावकों को पहुंचाएंगे, ये भी अपना बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्योंकि अभी तक जो है कई अभिभावक ऐसे भी हैं जो कोविड के संक्रमण से ग्रसित हो चुके थे, अब वो उभर तो चुके हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं पहुंचा पाने में भी उनकी राय देखने वाली बात हो गया। जी मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका नरेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में स्कूल खोलने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। ऐसे में अब स्कूल के अंदर जब स्टूडेंट्स प्रवेश करेंगे तो उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा और उसके बाद ही स्टूडेंट्स स्कूल में प्रवेश कर सकेंगे। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। चमोली में पिछले 2 महीने से नंदप्रयाग घाट डेडलाइन सड़क चौड़ीकरण का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं आंदोलनकारी चरणबद्ध तरीके से सरकार के सामने अपनी मांग को रख रहे हैं। इस बीच थराली से विधायक मुन्नी देवी के नेतृत्व में आंदोलनकारी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन मुलाकात सकारात्मक नहीं रही। इसके चलते आंदोलन जारी रहा। वहीं कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में प्रदेश की सभी ब्लॉक मुख्यालय को डेडलाइन से जोड़ने की बात कहने के बाद घाट आंदोलनकारियों को एक उम्मीद जगी थी। इस बीच 3 फरवरी को जिला मुख्यालय पर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से आंदोलनकारियों ने बातचीत की, उनसे मुलाकात की और अपनी मांग सामने रखी। आंदोलनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से किसी तरह का साफ यहां पर आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसके बाद अब इन लोगों का कहना है कि जब तक सड़क को लेकर कोई काम नहीं किया जाता तब तक इनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा।
कल जिला भ्रमण पे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पहुँचे थे। उनके द्वारा कोई ऐसा आश्वासन हमें दिया नहीं गया। उल्टा उनके द्वारा ये कहा गया कि जो विभाग के द्वारा जो कि खुद ही PWD विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जो हम इस पे काम कर रहे हैं इस काम को आप होने दीजिए। तो महोदय, जब आपके द्वारा ही इस सड़क को डेडलाइन करने की बात, अब तो पहले आप ये कह रहे थे कि हमने घोषणा नहीं की, लेकिन अब तो आपने अल्मोड़ा में जाके जनसभा में ये घोषणा कर दी है कि हम ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों को 1.5 लाइन और 2 लाइन बनाएंगे। अब जब आपने ये घोषणा कर दी तो आप इस पे ये काम होने की बात क्यों कर रहे हैं? ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आप आंदोलनकारियों को एक परीक्षा आप आंदोलनकारियों की ले रहे हैं और पूरे घाट की जनता की आप परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि कब तक आप लोग इस धरने को जारी रखेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको साफ साफ तौर पर ये कह देना चाहते हैं, हम ना तो रुकने वाले हैं, ना थकने वाले हैं, और डरने वाले तो हम कतई हैं ही नहीं। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ननप्याग घाट 1.5 लाइन का काम शुरू नहीं करवाया, जब तक उसका शासनादेश नहीं आया, तो मैं मेरे साथ टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हमारे प्रेम सिंह राणा जी हैं, जो ननप्याग टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं। मैं खुद स्वयं मनोज कटैत विकासनगर घाट टैक्सी यूनियन का अध्यक्ष हूँ, और मेरे साथ कांडेपुल के टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मेरे भाई रणजीत सिंह रावत जी हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा पे ननप्याग घाट 1.5 लाइन का काम शुरू नहीं किया, तो हमारे यूनियन में तीन यूनियन में लगभग 1000 गाड़ियां हैं, और हम 1000 गाड़ी निःशुल्क लेकर क्षेत्र जनता को लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं देश में बढ़ते बर्ड फ्लू को देखते हुए उत्तराखंड के लालकुआ में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं वन संरक्षण पश्चिमी व्रत प्रभागीय ने वन कर्मचारियों और अधिकारियों को पक्षियों की निगरानी के साथ ही जनता से सहयोग के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अपने कार्यालय पर वन संरक्षक जीवन चंद्र जोशी ने बताया कि बर्ड फ्लू की दस्तक से प्रदेश में भी हलचल बढ़ गई है। इस बीच बर्ड फ्लू पर वन विभाग पूरी तरह से सतर्क है, जिसके लिए उन्होंने सभी तरह की जानकारी अधिकारियों को दे दी है। वहीं उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम लगातार जलाशय, नदी, तालाबों की गश्त कर रही है, साथ ही ड्रोन से भी जंगलों की निगरानी की जा रही है। इस बीच लोगों से भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, और अभी तक इलाके में बर्ड फ्लू का कोई भी मामला फिलहाल सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ वक्त पहले कुछ पक्षी मृत पाए गए थे, जिनकी जांच विभाग कर रहा है। तो वहीं पौड़ी में बर्फबारी के बाद अब लोगों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। वहीं बर्फबारी के बाद मौसम में काफी हद तक गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं बर्फबारी के बाद अब लोग मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। इससे पहले भी मौसम विभाग ने बर्फबारी और तापमान में गिरावट की आशंका दर्ज की थी, जिसके बाद अब बर्फबारी के साथ ही तापमान में गिरावट आई है। तो बर्फबारी के बाद मौसम बदला और लोगों के चेहरे खिले हैं। आपको बता दें कि वो तमाम पर्यटक जो कि बर्फ देखने के लिए आए थे, वो बर्फ का दीदार कर रहे हैं, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका जताई थी। भगवान सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पौड़ी से। भगवान सिंह, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, बर्फबारी हो रही है, ऐसे में लोग भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी मोनिका, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल की बात करें कि कंडोले से ऊपर मार के ऊंचाई एरिया है, और रांची हेलीपैड है, उसकी तरफ से बर्फबारी हुई है, और आपके जो बुबाखाल क्षेत्र में है उस क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को एक चेहरा खुशी है, क्योंकि बर्फबारी को देखने के लिए लोग अपने घरों से निकले हैं और सेल्फी खींचने के लिए तैयार सुबह सुबह हो गए थे। लेकिन इसकी बताऊं, जैसे थोड़ा धूप आई तो बर्फ पिघलने बैठ गई, शुरू हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा खुशी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में और करीबखाल ब्लॉक क्षेत्र में तमाम सभी जगह ऊंचाई एरियो में बर्फबारी पड़ रही है। पहाड़ों में तो काफी लोग खुशी है, क्योंकि लोगों की चाहत होती है कि बर्फ अपनी फोटो में अपनी कैद को करना, अपने कैमरे में कैद करना, सेल्फी लेना। तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा लोगों को पर्यटन को थोड़ा आवाजाही बढ़ गया है। लेकिन कम से कम थोड़ा सा अगर आज बारिश और होती है तो थोड़ा सा क्षेत्र मौसम विभाग का जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही थी। कहीं ना कहीं इससे लेकर ये मिल रहा है कि बर्फबारी हुई तो काफी लोगों को थोड़ा चेहरे में खुशी की हुई। चलिए, शुक्रिया आपका भगवान सिंह तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में भी बदले हुए मौसम का असर नजर आ रहा है। इस बीच मौसम विभाग के भविष्यवाणी के हिसाब से जोशीमठ समेत ऊंचाई वाले इलाके में जमकर बर्फबारी हुई, तो निचले इलाके में बारिश भी हो रही है। बर्फबारी के बाद जोशीमठ क्षेत्र में चटक धूप खिली हुई है। इस बीच यहाँ के सुनील गांव तक हिमपात हुआ है, जिससे सेब बागवानी से जुड़े किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो बर्फबारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलर्ट के बाद बर्फबारी हुई, बर्फबारी के बाद मौसम बदला और सेब किसानों को राहत मिली। वहीं चमोली के दशौली विकास खंड के गांव में भालू के आतंक से लोग परेशान हैं। लोगों ने वन विभाग और प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की है। भालू द्वारा क्षेत्र के ग्रामीणों के मवेशियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए वन विभाग और प्रशासन ने गाँव में अलग अलग स्थानों पर पिंजरे लगाए हैं, लेकिन अभी किसी तरह की कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इस बीच भालू के आतंक से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हाल ही में भालू ने नथौली गांव में एक मवेशी को अपना शिकार बनाया था। इससे पहले भालू ने 23, 26 और 29 जनवरी को सरतौली गांव में भालू ने गौशाला तोड़कर मवेशियों को अपना शिकार बनाया था। तो भालू के आतंक से लोग परेशान हैं। मवेशियों को भालू अपना शिकार बना रहे हैं। जगह जगह इसके लिए पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। वहीं भालू को डराने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए गांव वाले खुद ही प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चमोली में भालू के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं और जगह जगह इसको लेकर पिंजरे भी लगाए गए हैं। भालू अब मवेशियों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लोगों पर घातक हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच गांव के लोग ही अब भालू को डराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड के गोपेश्वर में रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने सरकार पर जबरन इन लोगों का गोल्डन कार्ड बनाने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि इस कार्ड का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इस बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जिलाधिकारी के जरिए सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं धमकी दी कि अगर 25 फरवरी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो देहरादून में भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर बिना सहमति के पेंशन में कटौती करने का आरोप भी लगाया। प्रदेश सरकार जो हमारी यूनियन है, पेंशनर यूनियन, उसके आह्वान पर हम जनपद चमोली की इकाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये गोल्डन कार्ड एक ज़बरदस्ती पेंशनर पर थोपा गया है, जबकि पहले से 5 लाख की योजना है जो कि आम के लिए है, उसमें हम लोग भी आते हैं। और इसमें क्या कर दिया, जिसको आज वर्तमान में ग्रेड पे के हिसाब से इन्होंने जो है हमारी कटौतियाँ शुरू कर दी हैं। आज जो 7600 या 89 ग्रेड पे है वो आज 1.5 लाख रुपया पेंशन ले रहा है, और हम लोग जो 7600 पे या 4400 पे 4500 ग्रेड पे रिटायर्ड हो रहे हैं, हमसे भी उसी अनुपात में जो है पैसा काटा जा रहा है। तो उत्तराखंड में किसानों के समर्थन में कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो रही है। इस बीच देहरादून में कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से ही अपना राजनीतिक फायदा देखकर कार्यक्रम तय करती है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस के पूरे कार्यक्रम को नाटक करार दिया। कांग्रेस जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर आज डायलिसिस में चल रही है,
जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के जो आपस की वर्चस्व की लड़ाई है वो कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है, और कांग्रेस के अंदर ही नहीं पूरे सोशल मीडिया में और मीडिया में जिस प्रकार से पौड़ी का प्रकरण आया है, किस प्रकार से कांग्रेस के नेता आपस में अपने ही नेताओं के कपड़े फाड़ रहे, तो आज कांग्रेस अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। किसानों के कंधे पर जो है कांग्रेस बंदूक चलाना चाहती है, किसान भी जानते हैं और इस देश की जनता भी जानती है। और जिस प्रकार से देश के अंदर कल से आप देख रहे हैं कि विदेशी लोग कूद पड़े हैं, ये कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं किस प्रकार से उनके समर्थन में आए, तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र साफ जो है देश के अंदर देखा जा रहा है। और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल जिस प्रकार से देश की एक आबादी को तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती थी, आज किसानों के नाम पर वो अपना अस्तित्व तलाश रही है। तो वहीं किच्चा के पुलभट्टा इलाके से दिसंबर में हुई ट्रक लूट का खुलासा पुलिस ने किया है। वहीं इस मामले का खुलासा उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह ने किया। लूटे गए हुए ट्रक के साथ पुलिस टीम ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस बीच जानकारी मिली है कि जांच के दौरान 51 दिनों में पुलिस द्वारा 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, जिसके बाद वारदात की गुत्थी सुलझ पाई है। हालांकि इस मामले में शामिल एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश अभी भी की जा रही है। वहीं एसएसपी दिलीप सिंह ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि ट्रक को पैसों के लेन देन को लेकर लूटा गया था। 11 दिसंबर को एक ट्रक लूट हुई थी यहाँ पर, और उसमें जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई तत्काल हमने मुकदमा दर्ज पंजीकृत किया और उसकी तहकीकात हमने प्रारंभ कर दी थी। और कल जो है जो इसमें जो इन्वॉल्व मुलजिम जो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सुरजीत सिंह उर्फ ज्ञानी, ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, इसकी अरेस्टिंग हुई है। और जो ये ट्रक लूट हुई थी हमारी वो रिकवर हो गई है। उसमें एक अन्य अभियुक्त है गुरचरण सिंह, ये भी लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, उसकी अरेस्टिंग बाकी है। इसको हम बहुत जल्दी ही अरेस्ट हो जाएगा। और पुलिस ने बहुत अथक प्रयास किया। काम कराने के लिए गाड़ी का खड़े थे, तो रात में आए, बोले मेरे को खिड़की खटखटाई, चाबी देना। तो चाबी मांगने के बाद मैं ऐसे हाथ डाला, मैंने चलो दे देता हूँ, बोले गाड़ी एयर लेगी। मैं चाबी देने के लिए जब चाबी निकालने लगा, जब तक उन्होंने खिड़की खोली तो चढ़ गया ऊपर। चढ़ते उसने ये मारा मेरे सामने मत्थे पे, तो मारते ही उन्होंने दाब लिया, दाब के हाथ पैर बांध लिया। हाथ पैर बांध के मेरे को उल्टा करके आँख भी बांध दिया। उन्हीं के परने हैं वो जो आँख में बांधा उन्होंने, कपड़े बांध के दाब के ले गए। तो मेरे को ले जाके वहाँ पेड़े में बांध दिया हाफिजगंज के। तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्षों सहित जिला कोषाध्यक्ष का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को मिशन 2022 में जुट जाने पर जोर दिया गया। यहां हल्दीचौड़ के पंचायत घर में भारतीय जनता युवा मोर्चा हल्द्वानी पूर्वी मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष सोनू सुयल और ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नंदन गोस्वामी का पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान सभी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर कहा कि मिशन 2022 को सफल बनाने के लिए अभी से जुड़ जाएं। तो बीजेपी का मिशन 2022 शुरू हो चुका है। पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी द्वारा पूरी मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। मैं कुछ करूँगा कि पूरे अपने क्षेत्र के जो यूथ है उनको साथ ले काम करूँगा। मैं प्रत्येक बूथ में जाकर उनके साथ बैठूँगा और उनको अपनी सरकार की जो योजना है, जो उनके काम है, उनके बारे में सबको जो है अवगत कराऊँगा। धन्यवाद। सरकार हमारी फिर से दोबारा वापस आएगी और हमारा विधायक होगा, हमारी सरकार होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा का नैनीताल जिले के कोषाध्यक्ष का पदभार मुझे दिया है और मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला संगठन और क्षेत्रीय विधायक माननीय नवीन चंद दुमका जी का आभार और धन्यवाद जताना चाहता हूं। और संगठन की मजबूती को लेकर के मैं पूरे नैनीताल जिले में युवाओं से मिलकर के युवाओं में एक नई जोश और नई ऊर्जा का संचार करूंगा। युवाओं की टीम को मजबूती से साथ लेकर के युवा मोर्चा को और मजबूत करने का कार्य करूँगा। आज तक जो था ओबीसी मोर्चा का जो ये अभी नया गठन हुआ है, इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ कि पहले से क्या होता था कि एक ओबीसी वर्ग जो अधिकतर एक पिछड़ा वर्ग, उसमें क्या है कि लास्ट तक लोगों को कोई जानकारियाँ नहीं हो पाती थी। तो इसलिए अब बीजेपी पार्टी ने एक जो पहले ये नहीं था ओबीसी मोर्चा, तो इसका ही गठन किया है ताकि जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो कि हमारे देश में लगभग 50 से 55% ओबीसी वर्ग के लोग रहते, तो इनको ये जो योजनाएं थी उससे लाभान्वित नहीं होते थे।
तो इसलिए इन्होंने हमारा ये ओबीसी वर्ग का गठन किया। और जो हमारे लास्ट के छोड़ के जो गांव है जहां तक ओबीसी वर्ग के लोग रहते थे उन तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती थी, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। तो इसलिए अब हम लोग को एक नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो वहीं 7 फरवरी से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नेशनल विंटर गेम्स होने वाले हैं। इसके लिए उत्तराखंड की 21 सदस्यीय स्कीइंग टीम तैयार की गई है। टीम के चीफ कोच दिनेश भट्ट और टीम मैनेजर रविंद्र कंडारी की अगुवाई में टीम औली से गुलमर्ग के लिए रवाना हो गई है। वहीं उत्तराखंड के जूनियर्स की टीम में 2 ऑफिशियल सहित 11 मेल एथलीट और 8 फीमेल एथलीट हैं। उत्तराखंड की इस स्कीइंग टीम में महक कवार और प्रियांशु, भावना, अंकित सहित सुहानी है। तो कश्मीर में नेशनल आज हमारी उत्तराखंड की जूनियर टीम नेशनल खेलने के लिए गुलमर्ग रवाना हो चुकी है, जिसमें कि 8 गर्ल्स 10 बॉयज एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुलमर्ग में 7 फरवरी से 10 फरवरी तक जूनियर नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज होने हैं और हमें अपनी उत्तराखंड टीम पर पूर्ण भरोसा है कि वो गोल्ड लेकर ही आएंगे। उत्तराखंड की टीम के लिए खेलने के लिए हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि गुलमर्ग जाकर हम गोल्ड लाए और अपने राज्य का नाम रोशन करें। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। पंचायत चुनाव पर बोले वित्त राज्य मंत्री, तय समय सीमा में ही होंगे चुनाव। सुरेश खन्ना ने कहा कि तय समय सीमा में ही चुनाव होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक। हाईकोर्ट के तय किए गए समय में ही होंगे चुनाव। सुरेश खन्ना ने कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा जो समय तय किया गया है उसमें ही चुनाव होंगे। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। पंचायत चुनाव पर बोले हैं वित्त राज्य मंत्री। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में ही होंगे चुनाव। सुरेश खन्ना ने कहा कि हाईकोर्ट के तय किए गए समय पर ही चुनाव संपन्न किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी। आपको बता दें कि सुरेश खन्ना ने कहा है तय समय सीमा में ही चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के तय किए गए समय पर ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हाईकोर्ट के तय किए गए हाईकोर्ट द्वारा जो समय था उसी पर ही चुनाव संपन्न होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी। पंचायत चुनाव पर वित्त राज्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि तय समय सीमा में ही चुनाव होंगे। चुनाव पर हाईकोर्ट ने कहा है कि इसको अप्रैल तक करा लीजिए, तो सरकार की तैयारी है कि इसको करा लिया जाए? जी, निश्चित रूप से जो हाईकोर्ट ने कहा है हम समय सीमा के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी अपेक्षा है हाईकोर्ट की। एक बड़ा कयासबाजी चल रही है विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। देखिए, शर्मा जी को लेकर के घुटने का दर्द हो तो घुटने के डॉक्टर से बात करना चाहिए। आप तो चिकित्सा स्वास्थ्य में तो आप घुटने का दर्द है तो आप डाल के डॉक्टर से बात करो। तो सवाल ये है कि ये सवाल का जवाब माननीय हमारे नेता सदन अर्थात माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी दे सकते हैं।